आशाई प्रोफेसर गिरी साहब, इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हुए बहुत ही गंभीर और पहुंचे हुए कलाकार डॉक्टर राकेश सोनी जी, योग विभाग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी, ब्रजेश जी, डॉक्टर नितिन कोटवाल जी और सभी योगार्थी जो कि न केवल अपने आप में एक संदेश दे रहे हैं, वरन मैं ये मानता हूँ कि आप सभी स्वास्थ्य के विश्वविद्यालय के एम्बेसडर्स भी हैं। योग के एम्बेसडर्स मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक ऐसे परिचायक हैं जो इन सारे गतिविधियों का बहुत बेहतरीन तरीके से न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं, वरन अपने जीवन में उसको अंगीकृत भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और मानवता, ये पूरे संसार के चार जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, इससे ही शायद सृष्टि खड़ी हुई है, विकास के पथ पर चल रही है। और इसलिए जब प्रोफेसर गिरी साहब का मुझे आदेश हुआ कि सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर से मुझे कुछ आप लोगों के बीच में चर्चा करनी है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं योग विभाग में आकर के आपसे कुछ सीख सकता हूँ। और मैं यहाँ सबसे पहले ये देख रहा था, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक योगार्थी जो अपने अपने तरीके से योग के साथ चिंतन में मनन कर रहा था, एक्सरसाइज में आप लोग रत थे, आपके चेहरे पर, प्रत्येक विद्यार्थी के चेहरे को मैं देखने की कोशिश कर रहा था, एक विशेष किस्म की ऊर्जा, एक विशेष किस्म की आभा, एक विशेष किस्म की उमंग और एक विशेष किस्म की जिज्ञासा आपके चेहरे पर झलकती है। ये आपके चरनाई का, आपके यौवन का और आपके ऊर्जा संचरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और जब हम संदेश की बात करते हैं तो ऐसे प्रत्यक्ष संदेश के रूप में जो हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ आदि योगी के रूप में शिव जी यहाँ पर विराजमान है। आदि योगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योग की जो परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है उसके मूल आधार में यही है। और शिक्षा की यदि हम शिक्षा योगी की बात करते हैं तो जिन्होंने विश्वविद्यालय को स्थापित किया हुआ है डॉक्टर गौरव, वो भी हमारे बीच यहाँ पर हैं। और इन सारी चीज़ों को विचार के साथ समन्वित करने की जो हमको विद्या देने वाली देवी हैं सरस्वती जी, वो यहाँ इन सबका आपने आह्वान किया, इन सबकी आपने स्तुति की। और योगेश्वर और योगीराज दो एक ऐसे नाम हैं, कृष्ण और शिव, जिनको लेकर के हम सब काम करने की कोशिश करते हैं। यही हमारे समाज के लिए कुछ आधारभूत स्तंभ भी होते हैं जिससे हम सीखते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ आप लोगों से। जब प्रोफेसर गिरी साहब यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे 20 दिवसीय योगशाला के बारे में और भारत सरकार की और विश्व में योग दिवस के बारे में चर्चा कर रहे थे, दो बातें यहाँ पर मुझे देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं कि योग के माध्यम से ना हम केवल स्वास्थ्य को ध्यान में रख सकते हैं, वरन अपने अंदर के विचारों को सुसंस्कृत कर सकते हैं। ये विचारों के सुसंस्करण की बात मैं केवल आपसे इसलिए कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मानवीयता का जो आधार है, जीवन के लिए जिन चीज़ों की हमको आवश्यकता है, उनके समन्वित करने के लिए जब हम तीन बातों को लेकर के चलते हैं, तन, मन और वचन, यदि हम इन तीन चीज़ों को अपने साथ में अपनाने की कोशिश करते हैं तो देह के ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए जो आप फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं, मन को केंद्रित और उत्साहित बनाए रखने के लिए जो आप ध्यान करते हैं, और इन दोनों ही चीज़ों के समन्वित प्रयास से आप जो मनसा वाचा कर्मण अपनी प्रस्तुति शब्दों के माध्यम से करते हैं, वचन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि केवल शरीर को स्वस्थ रखना पर्याप्त नहीं है, केवल ध्यान को पूरी तरह से अपना लेना ही पर्याप्त नहीं है। मन और वचन को संकेंद्रित करते हुए वचनों पर अपना आधिपत्य हम किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, उन पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को वचनों के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और संभवतः यही योग का एक बहुत बड़ा संदेश भी होता है जिसको हम समझते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ सीख लिया, हम स्वस्थ हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। वो विशेष रूप से आज का जो 21st सेंचुरी का जो एरा है, हम बुलबुलों की तरह जीवन को देखते हैं, बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं,
बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत जल्दी कठोर भी हो जाते हैं। ये क्यों होता है? उसके पीछे कारण ये है कि गंभीरता की कमी कहीं ना कहीं हमारे बीच आ रही है, और इसलिए मन और वचन के साथ साथ जब हम अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो योग के जो परम उद्देश्य है उन उद्देश्यों की आपूर्ति करने के लिए हम अपने आप को तत्पर कर पाते हैं। और अभी जब कई साहब बता रहे थे कि जेल के अंदर भी आप लोगों ने इस तरह के कुछ कार्यक्रम किए हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि जब जेल सुधार की हम बात करते हैं, क्योंकि जेल पर ही मेरी पीएचडी है और बंदियों के सुधार के लिए मैंने 1986 से काम करना चालू किया है, और वहां पर मैं देखता हूँ जब उनको योग के साथ सुधार की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है तो भारत सरकार का जो एक विशेष उपक्रम है ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, वहां पर एक अलग ही शाखा का निर्माण किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, और उस शाखा को जाना जाता है सुधारात्मक सेवाएं की शाखाएं, ब्रांचेस फॉर करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। और वर्तमान समय में समस्त जेलों को जेल का नाम ना दे करके सुधार गृह कहा जाता है, और वहां पर जो सुधार की प्रक्रियाएं होती हैं वो नैतिक उपदेश, योगिक एक्सरसाइजेस और हायर एजुकेशन, इन 3 चीजों से लेकर करते हैं। और इसीलिए जब ट्रीटमेंट फॉर द ऑफेंडर्स की बात की जाती है तो वहां पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2 महत्वपूर्ण हिस्से आते हैं। ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम सामान्य मनुष्य होने के नाते समाज के प्रत्येक हिस्से में जब जाते हैं वहां सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो मानसिक और कर्म के रूप में बीमार व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को आप बना रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जब 20वीं सेंचुरी का 20वीं शताब्दी की जब सुधारवादी दर्शन की शुरुआत होती है उस दौरान केवल और केवल यह माना जाने लगा कि अपराधी केवल गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं है, वरन वह गलत व्यवहार से ग्रसित एक बीमार व्यक्ति भी है जिसके उपचार की आवश्यकता है, और उस उपचार में उसके मानसिक उपचार को ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। तो जब आप उस तबके तक ले जाकर के योग के माध्यम से उनको ठीक कर पा रहे हैं तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग तो आसानी से समाज के अंदर भी संदेश दे सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है जिस तरह का अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर योग के रूप में किया गया है, मैं ये मानता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को देखा जाता है तो जब हम प्रातः काल उठते हैं उसी समय से हम एक्सरसाइजेस के साथ निरत हो जाते हैं। क्यों? हम उठते हैं, हाथों को रगड़ते हैं, अपनी हथेलियों में ईश्वर को या सृष्टि को दर्शन करने की कोशिश करते हैं, झुकते हैं, पृथ्वी को प्रणाम और नमन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग हाथों को रगड़ के ऊर्जा तैयार कर रहे थे, आप नीचे झुक रहे थे, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को जो ऊर्जा का संचरण करने वाला स्थान होता है उसको आप स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। ये संदेश हम देने की बात करते हैं। तेज श्वसन प्रक्रिया के साथ हम जब चालू करते हैं तो ना केवल हमारे स्नायु तंत्र को बहुत बेहतर करने की कोशिश करता है, वरन वह हमारे आहार यानी जो हम भोजन करते हैं उसको किस तरह से हमारे मस्तिष्क में आवश्यकता महसूस होती है उसको सिखाने की कोशिश की जाती है। और समाज में आज बड़ी आवश्यकता यह है कि हम सोशल हाइजीन के बारे में लोगों को संदेश दे सकें। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हम बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं, बताने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हम पीछे हट जाते हैं। सोशल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बाहर देखने की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदर क्यों ना देखें। ये योग की जो प्रक्रिया है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ में हमारे जीवन के साथ प्रारंभ होने वाली चीजें हैं, हम इनको सबसे पहले उतना सम्मान जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योग की अनिवार्यता की बात करता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करता है, क्लास 1 से लेकर के विश्वविद्यालय के शोध केंद्र तक इन चीजों के महत्व के बारे में हम बताने की कोशिश करता है। तो निश्चित रूप से प्यारे विद्यार्थियों, योगार्थियों, मैं एक चीज मानता हूँ कि आप सब जहाँ जहाँ पर हैं अपने घर में, अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में कम से कम एक संदेश तो दे ही सकते हैं। वो संदेश ये है कि आप केवल उपाधि प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वरन आप एक ऐसी चीज का संचरण कर रहे हैं जिससे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में आप बहुत अच्छे तरह से स्थापना कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी या शिक्षक कुछ बोलता है तो समाज उसकी ओर देखता है। आप जो खर्च करते हैं उसको लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। आप केवल और केवल योग के विद्यार्थी के रूप में अपने आप को मत देखिए, आप योग के संदेश वाहक के रूप में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। आपके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कार्य, आपके द्वारा चलने वाला प्रत्येक कदम, आपके द्वारा उठाए जाने वाले वो सारे विचारों के बाद उनकी जो अनुक्रमणिका होती है वो एक पुस्तकालय का रूप लेती है। आपके पड़ोस, आपके परिवार और आपके समाज के लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के योग विभाग के विद्यार्थी हैं, जो जहाँ तक मेरा थोड़ा सा ज्ञान है ये भारतवर्ष का शायद पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर योग की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो आप लोग तो इसलिए बहुत
कि आप क्या कर सकते हैं समाज के अंदर स्वास्थ्य की जो संसूचनाएं हैं। मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक विद्यार्थी है जिसने समाजशास्त्र विषय में पीएचडी की और आज वहाँ पर वह एमएस मेडिसिनल सोशल वर्कर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न पैदा होता है कि उसका उदाहरण मैं आपको यहाँ क्यों दे रहा हूँ। मेडिसिनल सोशल वर्कर या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स ये वो होते हैं जो सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में संसूचनाएं लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको सचेत करते हैं और उनको अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं कि हम स्वच्छता के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए और हम वैश्विकता के साथ मानवता के लिए काम कर सकें। तो जब समाजशास्त्र एक विद्यार्थी उस तरह के गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब में आ सकता है तो आप तो उसी क्षेत्र के महारथी हैं, आप कहाँ नहीं जा सकते। आप उन सारे विभागों में, और मैं मानता हूँ यदि जॉब के हिसाब से भी आप देखते हैं, कैरियर के हिसाब से भी देखते हैं, योग, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स 3 एक ऐसे विषय हैं जिन विषयों को हर जगह स्थापना है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी तरह से जाएं, आपको हर जगह स्वागत किया जाएगा, कैरियर के रूप में भी, नॉलेज के रूप में भी, और जिनका अनुगमन किया जा सकता है उन आदर्श व्यक्तित्व के रूप में भी। और जब समाज में हम उन संदेशों की बात करते हैं तब 3 विशेष बातें पुनः निकल के आती है। एक योग विभाग का विद्यार्थी, शोधार्थी या योगार्थी यह बताने की कोशिश करता है कि समय का प्रबंधन क्या होता है। समाज के अंदर स्वस्थ मानसिकता को पैदा करने के लिए, एकाग्रचित्तता को बनाए रखने के लिए और स्वच्छता के लिए समग्र जीवन तैयार करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं और दूसरे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपके अंदर छिपी हुई कलाओं को आप निकालते हैं, निपुणताओं को आप निकालते हैं, और जब वो आपकी निपुणता निकलती है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर हैं, आप लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि आप किसी चीज़ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं के आदर्श के रूप में जब हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो आपको एक बात ये भी महसूस होती होगी कि कभी उन्होंने किसी पुस्तक को दूसरी बार नहीं पढ़ा है। और मैं बहुत सी बातें सिद्धांत के साथ व्यवहार के रूप में भी कहना चाहता हूँ। इसी विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। पहला पीजी मैंने अपराध शास्त्र किया हुआ था, दूसरा समाज शास्त्र किया हुआ है। और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये संदेश लोगों तक पहुँचाए कि आप लोग जो करते हैं वो बाकी लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पुस्तक को दोबारा नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ा वो हमेशा के लिए याद होती थी। तो ये आप सब लोग संदेश दे सकते हैं। योग की एक प्रक्रिया को करने के बाद उसमें निरंतरता इसलिए लाइए कि वो आपका रिवीजन का पार्ट है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में आप उसको ले लें और उसका संदेश आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी टेलीविजन को देखते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, किसी मूवी को देखने के लिए जाते हैं तो ना आपके पास पेन होता है, ना आपके पास कोई शिक्षक होता है और ना ही आप उसका घर आकर के रिवीजन करते हैं, लेकिन उस पिक्चर की स्टोरी आपको ताज़िंदगी याद रहती है। क्यों? क्या आपने दोबारा देखा उसको? क्या आपने दोबारा पढ़ा? क्या प्रोफेसर गिरी साहब ने, प्रोफेसर नितिन जी ने, अरुण साहब जी ने, विजय ठाकुर जी ने आपको बताया? फिर भी आपको याद है। आपने कभी डायरी और नोट्स तैयार नहीं किए। कारण ये होता है कंसंट्रेशन के साथ में हम वो काम कर रहे होते हैं। जब हम संदेश किसी को दे रहे होते हैं तो आपके पास ये चीज़ भी होनी चाहिए कि यदि हम उस कंसंट्रेशन के साथ में कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे एकाग्रता के साथ मस्तिष्क के अंदर बैठती है और जीवनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है। और यही स्वास्थ्य के मामले में संदेश देना है कि यदि हमको समय के प्रबंधन के साथ, मानव संसाधन के विकास के साथ और आचरण के साथ, वो आचरण कौन सा जो समयानुकूल हो, मौसम अनुकूल हो, प्रकृति जो हमें सब कुछ देने की कोशिश करती है, तो जो फल अभी पैदा हो रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अभी खाना आवश्यक है। जो फल गर्मी के मौसम की बजाय ठंडी के मौसम में पैदा होते हैं उस समय वो खाना हमारे लिए पर्याप्त होता है। ये सीखने की आवश्यकता है। और जो हम फास्ट फूड की ओर जा रहे होते हैं, हम 2 मिनट के अंदर में भोजन को तैयार करके 2 मिनट के अंदर भोजन करते हैं और चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों से कितना सारा नुकसान होता है। योग के जो महारथी यहाँ वो आपको सब सिखाते होते हैं कि जो रसिका होती है, लाल होती है, वो किस तरह से ठीक तरीके से पाचन क्रिया के बारे में बताने की कोशिश करती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें तो आप लोग सीखते हैं। मैं तो केवल यहाँ वक्ता के रूप में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर एक शिक्षार्थी के रूप में आया हूँ कि आपकी एक एक एक्सरसाइज से मैं कुछ सीख सकूँ, समझ सकूँ, कुछ अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर सकूँ। मैं वो सारी बातें समाज के अंदर देखता हूँ, आपके साथ केवल सहभागी वक्ता होने के नाते आपके साथ उनको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतिम 2 बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब हम स्वास्थ्य की और सुधार की बात करते हैं, सुधार के बारे में मैंने आपको बताया, कैदियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, अपराधियों के बारे में, जब उन लोगों को जो समाज के अंदर में एक विशिष्ट व्यवहार करने वाली समस्या के रूप में
उपस्थित हैं, उनको भी जब आप स्वस्थ कर सकते हैं, उनको भी जब आप सुसंस्कृत कर सकते हैं, उनको भी जब आप समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, तो समाज के अंदर में रहने वाले जन सामान्य के लिए तो हम एक बहुत अच्छा संदेश दे ही सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता है कि हम एक दीपक की तरह बने, एक योग का वह दीपक बने कि हम स्वयं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उन एक्सरसाइज के महत्व को लोगों को बताएं। लोग इस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अलग बात है, लेकिन उनको ये बताइए कि जब हम मन, तन और वचन इन 3 चीजों को संयुक्त रूप से संचालित करने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं, तब नैसर्गिक स्थिति में हमारा जीवन उत्कृष्ट होता है, स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है, समृद्ध होता है और सुदृढ़ होता है। ये जो सुदृढ़ता है वो केवल आपकी नहीं है, आपके परिवार की नहीं है, आपके समाज की नहीं है, आपके राष्ट्र की नहीं है, आपके पूरे विश्व की है। हम स्वस्थ होंगे, हमारा घर स्वस्थ होगा। हम जागरूक होंगे, हमारा समाज जागरूक होगा। हम कुछ करेंगे तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर हमारा राष्ट्र उन ऊंचाइयों पर जाएगा। और संभवतः इसीलिए जब मैंने 3 बातों की आपसे चर्चा की थी, अनेकता में एकता का संदेश देने वाला हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करता है तो पूरा विश्व हमारा परिवार होता है। और वो परिवार जब हम एक संदेश यहाँ से लेके जाते हैं, मैं एक और चीज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो संदेश केवल संदेश नहीं होता है, ये केवल स्लोगन नहीं होता है, ये आचरण करने के लिए वो अनुगामी अध्याय होते हैं जो समय की सीमा को ध्यान में नहीं रखते हैं, आसमान पर हमेशा की इच्छा रखते हैं। आप जैसे विद्यार्थी, जिन 3 विद्यार्थियों ने बाद में एक विद्यार्थी ने जिस तरह प्रेजेंटेशन किया, आप सब लोग जो जहाँ बैठे हुए हैं, यदि 2023 में एक व्यक्ति भी ये कहता है कि इस तरह का विद्यार्थी हमारे देश का नाज है, फख्र हम इस पर करते हैं, या इस तरह से हमारे परिवार के बच्चे को बनना चाहिए, या इससे कुछ सीखने के लिए हम उनके पास भेज सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की कार्यशालाओं का जो महत्व है वो वहाँ पर साकार रूप ले लेता है। और निश्चित रूप से आज 5:30 बजे आप लोग आते हैं तो 5:30 बजे आने का मतलब ये है कि सूर्य के साथ उठने की कोशिश करते हैं। और सूर्य योग के बारे में सबसे बड़ी शिक्षा देने वाला एक तत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यक्तिगत सोच है मेरी, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जब हम यौवन की बात करते हैं और हनुमान को जब हम उस रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो हनुमान की सूर्य से शिक्षा लेने के लिए पहुंची हुई थी। तो ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? आप इस राष्ट्र के हनुमान हैं, आप इस राष्ट्र के सूर्य हैं, आप इस राष्ट्र के शिव हैं, आप इस राष्ट्र के कृष्ण हैं, आप इस राष्ट्र की सरस्वती हैं और आप इस राष्ट्र के डॉक्टर गौर हैं। यानी सब कुछ कर सकते हैं जब हम उस व्यक्तित्व को अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं, तब वो व्यक्तित्व बोलता है। और जब व्यक्तित्व बोलता है तो सब आपके अनुगामी हो जाते हैं। और जब वो सबके अनुगामी होते हैं तो योग की परंपरा वहां से प्रारंभ होती है, क्योंकि योग जुड़ने का नाम है, योग संयोग करने का नाम है, योग संयुक्तता की बात करता है। और ये जो योग संयोग की बात करता है, ये मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों को लेकर के चलता है, फिजिकल और वर्चुअल दोनों को लेकर चलने की कोशिश करता है। और अभी कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौर में हम लोगों ने एक बड़ी विडंबना देखी हुई है। छटपटाहट लोगों के मन में पैदा हो रही थी और छटपटाहट से निपटने के लिए लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकोएनालिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकिल काउंसलिंग के लिए बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सब आपके पास है, हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। क्यों छटपटाहट पैदा हुई? क्योंकि हम एक्चुअल वर्ल्ड के प्राणी हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में हमें 2 साल तक लगातार जीना पड़ा। और जब एक्चुअल वर्ल्ड का प्राणी वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की कोशिश करता है तो उसके बीच में सामंजस्य पैदा नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। कोविड-19 के दौरान मैंने एक स्टडी की, लगातार 1.5 साल तक स्टडी करने के बाद में सोशलॉजी के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसको मैं उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया सोशल लैंग इन कोविड-19, सामाजिक विलंबना का सिद्धांत। और सामाजिक विलंबना के सिद्धांत में मैंने भारतवर्ष के विभिन्न गाँवों में और शहरों में अध्ययन करने के बाद यही देखा कि ना केवल छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति भी उस छटपटाहट से ग्रसित हो रहे हैं। वो कारण ये है कि जिस तरह से उनका जन्म हुआ है, जिस समाज के अंदर वो रहते हैं, और उनको केवल वर्चुअल फील्ड में ही रहने के लिए 2 साल तक 1.5 साल तक मजबूर होना पड़ा। तो वो जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, और अभी योग की आवश्यकता कब महसूस होगी, उस सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आपकी आवश्यकता कब महसूस होगी, जब आज का 3, 4, 5 साल का बच्चा 16, 17 साल का होगा और उसके व्यक्तित्व में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा होंगी। कारण क्योंकि 3 साल तक तो लगातार वो समाज के साथ में जीता था, चलता था, और 2 साल तक वो घर के अंदर में बंद रहा। अब वह समाज के साथ में बीच में जब जाता है तो अपने अंदर घबराहट पैदा करता है,
है, मिक्सअप नहीं हो पाता है। स्कूल से जब चालू हुए तो बहुत से स्कूल्स में टीचर्स के सामने समस्या है कि वो बच्चे आसानी से वहाँ पर स्कूल के अंदर मिल नहीं पा रहे हैं, घुल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, कई आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके आस पड़ोस में देखा होगा कि यूनिवर्सिटी में बच्चे आने के पहले कतार में लगते थे, फिर ऑनलाइन सब चल रहा है तो हम ऑफलाइन क्यों जाएं, ब्रांड वाली सोच पैदा होने लगती थी, व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए आगे आने लगते थे। ये जो छटपटाहट है इसको केवल योग के विद्यार्थी ठीक कर सकते हैं कि हमको वर्चुअल और एक्चुअल दोनों वर्ल्ड के बीच में यदि सामंजस्य स्थापित करना है तो हमको ध्यान करना होगा, हमको योग करना होगा, हमको उन संदेशों को पहचानना होगा और अपने आप को स्थापित करना होगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर अपने आप लोगों से विदा देना चाहता हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ योग विभाग को और योग विभाग के सम्मानीय अध्यक्ष संकाय अध्यक्ष महोदय आचार्य गिरी साहब को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इतनी सारी ऊर्जा संपन्न गैलेक्सीज के साथ यहाँ मिल सका। मैं गैलेक्सीज आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे गैलेक्सी में ना मालूम कितने लाखों करोड़ सूर्य हैं और हमारी गैलेक्सी में लगभग 50 खरब खगोलीय पिंड हैं और प्रत्येक खगोलीय पिंड के अंदर बहुत ऊर्जा है। वो सारी ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। जो शिव का ध्यान करता है वो शिवमय हो जाता है, जो सूर्य का ध्यान करता है वो शक्तिमय हो जाता है, जो गौर का ध्यान करता है वो गौरमय हो जाता है, जो सरस्वती का ध्यान करता है वो सरस्वतीमय हो जाता है। तो आपके अंदर ये चारों व्यक्तित्व हैं, आप बहुत महान हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।